मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर भी रहे होंगे। बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में अभी जो लास्ट वीडियोस हम लोगों ने देखे उनमें हम लोगों ने कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों की स्टडी करी। उसी क्रम में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किसी भी डायनामिक बॉडी यानी गतिशील वस्तु के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग कुछ इक्वेशंस का यूज करते हैं जिनको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन अर्थात गति के समीकरण। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ जो मोशन होते हैं उनके हेल्प से हम लोग किसी भी मूविंग बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो हमको सीखने हैं कि कब कौन सी इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलिए नया टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन या डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन ऑफ एनी बॉडी फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। सभी लोग कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाएं। जिनके नोट्स ना बने हों साथ साथ नोट्स को बनाएं। जैसे हम लोगों ने बच्चों ये माना कि कोई भी एक मूविंग बॉडी है, जैसे मूविंग कार। क्लियर? ये ड्राइवर है, कार स्ट्रेट रोड पर चल रही है, सीधी सड़क पर कार आगे की ओर बढ़ रही है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। हर एक वस्तु को जब गतिमान कराया जाता है, मूव कराया जाता है, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी होती है और जिस वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग। नाम ही उसका इनिशियल वेलोसिटी, जहां से मोशन स्टार्ट हो इनिशियल, इसीलिए उसका नाम है इनिशियल वेलोसिटी। और t समय के बाद जब कार कुछ देर चल लेती है तो बच्चों कार की वेलोसिटी हो जाती है v। क्लियर? v को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी और u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और यहां से जब कार ने चलना स्टार्ट किया तो P1 से P2 तक उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी उसको s बोला जाता है। s इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन टाइम t। बात सबको समझ में आ रही है? कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, कार कैसे मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन मोशन में, सीधे सड़क पर जा रही है, t समय बाद कार की वेलोसिटी क्या हो जाती है v, और इस पूरे दौरान कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी वो डिस्टेंस कितनी है s। s इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार इन टाइम t एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स u टू v। ठीक है बच्चों, तो u को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। कार की जगह और भी कुछ हो सकता है लेकिन रहेगा इनिशियल वेलोसिटी। v को बच्चों हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। s को बच्चों हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। एंड t इज द टाइम ऑफ मोशन, जिस समय में जर्नी हुई है या यात्रा प्रारंभ हुई उस टाइम को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, t। ये बात सबको समझ में आ गई? u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, s क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार, t वो समय है जिस समय में कार ने अपनी जर्नी को पूरा किया। ठीक है, और अगर हम लोग ये लेट कर लें, जब कार की वेलोसिटी u से v हुई तो कार का यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन a है, तो a को बोला जाता है एक्सीलरेशन ऑफ द कार। एक्सीलरेशन ऑफ कार, कार का त्वरण
या फिर मूविंग बॉडी के लिए जो एक्सीलरेशन है उसको हम ए से डिफाइन करते हैं, बिल्कुल सिंपल वे। डायरेक्ट हमको इक्वेशंस पे नहीं जाना है, एक बेसिक सा एग्जांपल अभी हमने लेके हम लोग चल रहे हैं, कंसीडर किया है, जो आपको सीखना है। तो कार की इनिशियल वेलोसिटी है कितनी u, कार की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है v, u से v कितने समय में होती है t समय में, और इस पूरे दौरान कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी वो कितनी s दूरी कार ने ट्रैवल करी, क्लियर। और कार का एक्सीलरेशन कितना है a। तो ये सारे टर्म हैं, ये आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए कि कैसे हम लोग u, v, s, a और t को क्या क्या बोला जाता है। और अब हम लोग सीखेंगे कि इसका इंप्लीमेंट होकर के इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे समझा जाता है। मोशन के कॉन्सेप्ट को किसने बताया था? द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन वाज गिवन बाय गैलीलियो। सबसे पहले मोशन के कॉन्सेप्ट को, गति के सिद्धांत की विवेचना गैलीलियो ने करी, और गैलीलियो ने ही इन सारे टर्म्स को u, v, s, a और t को आपस में इंटरकनेक्ट किया, और जो इक्वेशंस प्रोवाइड करी उन्हीं का नाम था इक्वेशंस ऑफ मोशन, क्लियर। और यही जो इक्वेशंस थी वो न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट से जब इन इक्वेशंस को वेरीफाई किया तो इन्हीं इक्वेशंस को हम लोग आगे चल के क्या बोल देते हैं, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन या न्यूटन के गति के समीकरण। और वैसे इसका बेसिक प्रिंसिपल जो था वो मोशन से रिलेट था, गति से रिलेट था, और गति की व्याख्या जिस वैज्ञानिक ने करी उसका क्या नाम था, गैलीलियो। उसने कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रस्ट के कॉन्सेप्ट को फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये गैलीलियो का ही कॉन्सेप्ट था, क्लियर। तो ये बात हमको सबको समझ में आ गई, ऐसा ऐसा हम लोग करते हैं। पहले इसको कॉपी में उतार लें। तो बच्चों अभी हम लोगों ने ये जो पढ़ा u, v, s, a और t, इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है इसको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहले को बोला जाता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, कौन सा मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, अर्थात एक समान त्वरित गति। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी बच्चे ध्यान दिया करें। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का मीन्स होता है एक समान त्वरित गति। अपने अपने मीडियम को ध्यान दिया करो। कोई भी बॉडी अगर एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन की रेट से ट्रैवल कर रही है, ठीक है, कोई भी मूविंग कार, कोई साइक्लिस्ट, एरोप्लेन, कोई भी पैदल जाता हुआ व्यक्ति, ट्रेन, एनीवन, एनी मॉस्किटो, कोई भी अगर एक कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सीलरेशन से ट्रैवल करेगा, टाइम के करस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन में होने वाला चेंज अगर एक समान है, इक्वली चेंज हो रहा है, तो ऐसा मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति, क्लियर। जैसे पहले 2 सेकंड में एक्सीलरेशन था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर अगले 2 सेकंड में एक्सीलरेशन हो जाए 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर अगले 2 सेकंड में एक्सीलरेशन हो जाए कितना, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एटसेट्रा। तो इस प्रकार का मोशन क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति। ये बात सबको समझ में आ गई। चलिए, तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में होती है तो बॉडी का जो एक्सीलरेशन होता है उसको लिया जाता है +a। क्या लेते हो, +a। और ऐसी कंडीशंस में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, जो गति के समीकरण होते हैं, उनमें पहली इक्वेशन जो आती है बेटा वो आती है v = u + at। दूसरी इक्वेशन जो होती है वो s = ut + ½ at²। और जो तीसरी इक्वेशन होती है बेटा वो v² = u² + 2as। ये बात सबको समझ में आई। ये इक्वेशंस कब की हैं, बोलो, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में हो, ठीक है। इसका डेरिवेशन के पार्ट में अभी हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग को जो कंपटीशन अप्रोच लेके चलना है, पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करना भी है, ज़्यादा लेंथी टॉपिक को नहीं। वो बोर्ड एकेडमिक का भी इसमें हम लोगों ने सिलेबस कवर अप नहीं कर रहे हैं कि हम उसको डिराइव करके आपको दिखाएं। जो एप्लीकेशन है वो हमको ज़्यादा सीखने जो हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन v = u + at, s = ut + ½ at²।
एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिनको गति के समीकरण या इक्वेशंस ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? सब कुछ तो जानते हो उसमें कौन क्या है। उसके बाद एक पर्टिकुलर और इक्वेशन होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nवें सेकेंड में ट्रैवल की गई डिस्टेंस, और इसका फार्मूला बच्चों क्या होता है, Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। फार्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। Sn nवें सेकंड में जो दूरी ट्रेवल करी गई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, Sn, और u को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और a को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। ये बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चंस कब के लिए होती हैं, जब कोई बॉडी एक समान रूप से त्वरित गति करे, when any object moves with uniform acceleration then equations of motion are described as given। क्लियर? ये सारी इक्वेशंस को आप कॉपी में नोट कर लें। तो पहले को बोला जाता है कौन सा, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है बच्चों, तो सारे सिंबल भी आपको समझ में आ गए होंगे, किसका मीन क्या होता है। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, दोबारा फिर से हम डिस्क्राइब कर देंगे। लेकिन तैयारी को कंटिन्यू सभी लोग करते रहें। नोट कर लिया? किसी को नोट करने में कोई प्रॉब्लम आए तो वीडियो को पॉज करके तब आप आगे की ओर बढ़िएगा। क्लियर? वीडियो को जहां पॉज करोगे वहां पर आप इसको दोबारा नोट कर सकते हो। ठीक? तो कौन सा मोशन था ये, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। दूसरा जो मोशन बच्चों होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यानी एक समान मंदित गति। ठीक है, माइनस ए। कोई भी कार जा रही है, आपने ब्रेक अप्लाई किया तो कार की रफ्तार कम हो गई, इसको कहते हैं रिटार्डेशन। कार रिटार्ड हो गई। आप साइकिल चला रहे हो, आपने पैडल को मारना बंद कर दिया, साइकिल की स्पीड धीमी हो गई, इसको आप लोग क्या बोलते हो, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का केवल एक ही मतलब होता है, रिटार्डेशन का एक मीन है, इसका मतलब हुआ कि कार की या किसी भी मूविंग बॉडी की, साइकिल की, किसी भी पैदल जाते हुए व्यक्ति की अगर रफ्तार समय के साथ साथ कम हो रही है तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, वो रिटार्ड हो गई है। क्लियर? रिटार्डेशन के केस में हम लोग जो रिटार्डेशन लेते हैं, रिटार्डेशन यानी मंदन, इसको बेटा हम लोग कंसीडर करते हैं माइनस ए। माइनस साइन क्या बताता है कि बॉडी की वेलोसिटी या फिर स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है, अर्थात वो कम हो रही है। क्लियर? इसको बोलते हो रिटार्डेशन। ऐसी कंडीशंस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा आर, उसमें पहली इक्वेशन बच्चों आएगी v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। दूसरी जो इक्वेशन आएगी वो s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो तीसरी इक्वेशन आएगी वो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। क्लियर? ये तीन ऐसी इक्वेशंस बनेंगी जहां पर अभी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में हम लोग साइन को कंसीडर कर रहे थे प्लस ए, वहां पर प्लस ए की जगह अब कौन सा साइन आएगा बच्चों, माइनस ए। क्लियर? तो पहली क्वेश्चन क्या बनेगी, v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, दूसरी s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी कौन सी बनेगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। क्लियर हो गया? अब अगर हम लोग बात करें कि किसी भी बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो फार्मूला क्या होगा, dn इज इक्वल टू यू माइनस हाफ ए, और यहां पर क्या होगा 2n माइनस 1। क्लियर? u माइनस हाफ ए 2n माइनस 1, nवें सेकंड में ट्रैवल की गई दूरी या nवें सेकंड में ट्रैवल की गई डिस्टेंस। तो ये सारी क्वेश्चंस किस केस में लगेंगी, जब किसी बॉडी में कौन सा मोशन हो, मोशन ऑफ रिटार्डेशन, अर्थात बॉडी क्या हो, रिटार्ड हो, अर्थात मंदित हो। क्लियर? सबको समझ में आ गया? नोट कर ले कॉपी में।
तो बच्चों अभी हम लोगों ने दो केस स्टडी किए जिसमें हमसे ये कहा गया कि एक बार जो बॉडी है वो पहले वाले केस में मूव कर रही थी विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। क्लियर? कांस्टेंट एक्सीलरेशन में हम लोगों ने क्या लिया, प्लस ए। और दूसरे वाले केस में बॉडी कैसे मूव कर रही थी, विद कांस्टेंट रिटार्डेशन, उसमें हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, माइनस ए। ठीक है। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो मोशन इन 1D या स्ट्रेट लाइन के ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी भी बॉल को अगर हम लोग या किसी स्टोन को अगर ऊपर की ओर उछालें तो ये मोशन किसके अंतर्गत हुआ, अंडर द ग्रेविटी, गुरुत्व के अंतर्गत हुआ। किसी भी टावर से हम लोग खड़े होकर के किसी हाइट से किसी बॉल या किसी स्टोन को नीचे की ओर छोड़ दें ग्राउंड पर, तो ये भी मोशन क्या कहलाता है, मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन या फिर मोशन इन 1 डायमेंशन। ये बात आपको पता होना चाहिए। दिस इज द केस ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन। क्लियर? तो जैसे हम लोगों ने कहा कि मोशन अंडर ग्रेविटी में दो अलग अलग केस हुए। पहला केस, जब किसी बॉडी को ग्राउंड से खड़े होकर ऊपर की ओर थ्रो किया जाए। जैसे यहां पर कोई भी एक बंदा खड़ा हुआ है, कोई भी एक मैन है। क्लियर? और इसने क्या किया, किसी भी एक m मास की बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया। किस वेलोसिटी से थ्रो किया, u वेलोसिटी से। क्लियर? तो बॉल कहां जा रही है, ऊपर की ओर। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहां पर होता है, डाउनवर्ड्स। गुरुत्वीय त्वरण की दिशा हमेशा कहां पर, नीचे की ओर। और बॉडी कहां फेंकी गई है, ऊपर की ओर। तो u किधर है, ऊपर, और g किधर है, नीचे। दैट मींस u और g दोनों एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन है। ये बात आपको समझ में आ गई, u और g दोनों एक दूसरे के अपोजिट इन डायरेक्शन है। क्यों? हम लोगों ने बॉडी को जो वेलोसिटी दी वो कहां दी, ऊपर। क्लियर? तो वो एक्सीलरेशन a था, लेकिन ग्रेविटी किधर है, नीचे। तो ये क्या हुआ, g। ऐसी कंडीशन में a और g एक दूसरे के अपोजिट हो गए। दैट मींस a इज इक्वल टू माइनस जी। a इज इक्वल टू माइनस जी। तो a इज इक्वल टू माइनस जी का केस कब होगा, जब किसी बॉडी को कहां थ्रो किया जाए, अपवर्ड्स। व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स। क्लियर? ऐसी कंडीशन में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी तो उसमें पहली इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है? और जो तीसरी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये बात आपको समझ में आ गई। ये इक्वेशंस कब अप्लाई की जाती हैं, जब किसी बॉडी को कहां से कहां फेंका जाए, नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए, तो हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को ये कंसीडर करेंगे। और अगर हम लोग बोलें कि हाइट ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nवें सेकेंड में कितनी हाइट होगी, तो यही फार्मूला होगा hn इज इक्वल टू u माइनस हाफ जी और ब्रैकेट में 2n माइनस 1। hn इज इक्वल टू u माइनस हाफ जी ब्रैकेट में 2n माइनस 1। ये सारे केस आपको समझ में आ गए। ये केस कब के होते हैं, जब किसी बॉडी को कहां पर थ्रो किया जाए, नीचे से ऊपर की ओर थ्रो किया जाए। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। और ऐसी कंडीशन में a इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का g। क्लियर? नोट कर ले इसको। अब बच्चों इसका सेकंड केस ये है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकने की बजाय उसको किसी हाइट से नीचे की ओर ड्रॉप किया जाए। ठीक है ना? When any body drops from a height, जैसे कोई m मास की एक बॉल हो, इसको हम लोग ग्राउंड पर नीचे की ओर थ्रो करें या फेंकें, और ये हाइट हो h, तो ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी और एक्सीलरेशन
डाउनवर्ड्स होंगे, और जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है ये वही डायरेक्शन है जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण g की है। यानी ए और जी सेम डायरेक्शन की अपोजिट, ए और जी कैसे हैं, सेम डायरेक्शन। सो इन दिस केस ए इज इक्वल टू प्लस जी, ए इज इक्वल टू प्लस जी। अब बच्चों अगर हम लोग यहां पर यूज करें इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में पहली मोशन की इक्वेशन क्या बनती है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। और अगर हमसे ये कहा जाए कि बॉडी ने नीचे गिरते समय nth सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी या हाइट कितनी ट्रैवल करी, हाइट कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट, तो इसका बेसिक फार्मूला क्या बना, h इज इक्वल टू u प्लस हाफ जी और 2n माइनस 1। ठीक है, यहां पर ये साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। और इसके पहले वाले केस में जब बॉडी को कहां उछाला गया था, ऊपर की ओर, तो यहां पर साइन क्या था, नेगेटिव। तो सारे केस समझ में आ गए। जब बॉडी नीचे से ऊपर की ओर थ्रो की जाएगी, फेंकी जाएगी, तो प्लस की जगह क्या होगा, माइनस। लेकिन अगर किसी बॉडी को एच हाइट से ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाए तो ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या होगा, प्लस, क्योंकि ए इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, प्लस का जी। क्लियर बच्चों। तो ये कौन से केस थे दोनों, मोशन अंडर ग्रेविटी, इनको नोट्स में नोट कर लें। मोशन अंडर ग्रेविटी के दो केस, पहला जब बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर उछाला जाए, और दूसरा जब किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जाए। अब बच्चों अभी हम लोगों ने जो केस पढ़ा उसमें ग्रेविटी का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है केस ऑफ फ्री फॉल, फ्री फॉल कंडीशन। ठीक है, फ्री फॉल कंडीशन का मतलब होता है बेटा मुक्त पतन की दशा। मुक्त पतन का ये मतलब हुआ, देखिए नॉर्मली केस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी बॉडी को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ें तो उसमें कई सारे ऐसे रिडस्टिव फोर्सेस काम करते हैं जो बॉडी के मोशन को अफेक्टेड करते हैं। कई ऐसे विरोधी बल होते हैं जो वस्तु की गति को प्रभावित करते हैं, जैसे कि विस्कस फोर्स ऑफ एयर। क्लियर, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर छोड़ी जाएगी तो एयर यानी वायु की जो श्यानता है, जिसको विस्कोसिटी बोला जाता है, वो बॉडी के नीचे गिरने को अपोज करती है। ड्रैगिंग फोर्स, कौन सा फोर्स, कर्षण बल, इसको हम लोग ड्रैगिंग फोर्स भी कहते हैं। तो ये बॉडी के मोशन को क्या करता है, अपोज। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लोग ये एज्यूम कर लें कि बॉडी जब नीचे की ओर छोड़ी जाती है तो उसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, और जब बॉडी में कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो इसको बोला जाता है फ्री फॉल कंडीशन। क्या बोलते हो, फ्री फॉल कंडीशन। तो फ्री फॉल कंडीशन का ये मतलब हुआ कि कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, नो एनी रेजिस्टिव फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। क्लियर बच्चों, ऐसी कंडीशन में u क्या होता है, जीरो। जब कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगा तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या लेट करते हैं, जीरो। और ऐसी कंडीशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी उसमें पहली इक्वेशन बनती है v इज इक्वल टू जी टी, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन बनती है h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी कंडीशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ये तीन ऐसी इक्वेशंस हैं जो फ्री फॉल कंडीशन में काम आती है। पहली कौन सी, v इज इक्वल टू जी टी, दूसरी h इज इक्वल टू कौन सी, हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इनको बोला जाता है इक्वेशंस ऑफ फ्री फॉल।
अगर यहां से हमको टाइम कैलकुलेट करना हो तो t इज इक्वल टू v अपॉन जी सेकेंड। क्लियर? यहां से हमको टाइम निकालना हो हाइट के टर्म में तो अंडर रूट 2h अपॉन जी, और यहां से अगर हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। ठीक है, तो ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। वेलोसिटी के टर्म में टाइम का फार्मूला, हाइट के टर्म में टाइम का फार्मूला, और हाइट के टर्म में वेलोसिटी या फॉलिंग बॉडी का फार्मूला। तो ये फार्मूले कब एप्लीकेबल होंगे? जब कोई बॉडी कैसे मूव करे? फ्री फॉल। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मूव करती है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो इक्वेशंस यूज करते हैं वो v इज इक्वल टू जी टी, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। सबको समझ में आ गया? नोट कर ले इसको कॉपी में। सबको समझ में आ गया बच्चों? अब कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी आपको सीखनी है, कुछ ऐसे फार्मूलाज हैं जो मोशन अंडर ग्रेविटी में ज़्यादा इंप्लीमेंट होते हैं, उनकी कंडीशंस को हम लोग एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत ही स्पष्ट समझ में आ जाएं। कई सारे कंडीशन एग्जाम्स में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चों पहला केस समझिएगा, जैसे कोई भी एक मैन किसी भी बॉल को जब ऊपर की ओर h हाइट तक उछालता है और ये है वो टॉप पोजीशन जहां तक बॉल को फेंका गया। ये ग्राउंड है, ये टॉप पोजीशन है, ये बॉल है। तो अगर कोई भी व्यक्ति किसी बॉल को h हाइट तक ऊपर की ओर थ्रो करता है, h वो मैक्सिमम हाइट है जो टॉप पोजीशन की है जहां तक बॉल को फेंकना है, अगर वहां तक ये इसको थ्रो करता है और आपसे ये कहा जाए कि यहां से यहां तक का जो टाइम है वो t है, t इज इक्वल टू टाइम टेकन बाई बॉल और स्टोन, या तो गेंद हो या तो कोई पत्थर या कुछ भी हो, फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप मोस्ट पॉइंट। ठीक, टी वो समय है जो समय बॉल को लगा यहां से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में। और किसी भी क्वेश्चन में हम लोगों से ये टी की वैल्यू कैलकुलेट कराए, जबकि यू क्या है? इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। तो ऐसी कंडीशन में t इज इक्वल टू कितना समय लगता है बेटा? u बाई जी सेकेंड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। कई बार जेई मेंस के पेपर में या नीट के एग्जाम में या डिफेंस के भी एग्जाम्स में से कई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के होते हैं, उनको सीधे फार्मूले की स्किल डेवलप करके हमको सॉल्व करना होता है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में हमको u की वैल्यू गिवन हो, क्लियर, और वो आपसे ये कह दे कि बताइए इस बॉडी को जब ऊपर की ओर इतनी वेलोसिटी से हमने थ्रो किया तो इसको नीचे से ऊपर तक जाने में, टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, व्हाट इज द टाइम? तो हम लोग फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे? t इज इक्वल टू यू अपॉन जी सेकेंड। क्लियर? यहां पर g क्या है सब लोग जानते हो, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और या तो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात सबको क्लियर हो गई? बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और बच्चों कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया था कि जितना टाइम कोई बॉडी लेती है नीचे से ऊपर जाने में, उतना ही टाइम वो लेती है ऊपर से नीचे आने में। अगर यही क्वेश्चन ठीक रिवर्स कर दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि किसी भी टावर से कोई भी एक मैन किसी स्टोन को नीचे की ओर ड्रॉप कर देता है, टावर की हाइट है बेटा h, ध्यान से समझिएगा, और ग्राउंड तक आने में इस स्टोन को t समय लगता है। क्या कंडीशन है? कोई भी एक मैन या कोई भी एक व्यक्ति किसी भी बॉल को जिसका मास m है, या स्टोन को जो कोई पत्थर है जिसका मास m है, इसको ऊपर से नीचे तक जब उसने फेंका तो उसको कितना समय लगा? t। t इज द टाइम टेकन बाय द स्टोन। क्लियर?
और स्टोन की वेलोसिटी फिर से क्या है, u। और आपसे कहा जाए कि टाइम टेकन बाय स्टोन इन रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड तक स्टोन के आने में कितना समय लगा। तो दिस इज द सेम टाइम t इज इक्वल टू u अपॉन g सेकेंड। तो आपको ये दोनों टर्म तैयार होने चाहिए इतने अच्छी तरीके से कि क्वेश्चन आए और आप बिल्कुल कम शॉर्ट टाइम में आप इस प्रॉब्लम को कर लें। तो कौन कौन से टाइम सेम होते हैं, जितना टाइम किसी बॉडी को लगता है नीचे से ऊपर जाने में, उतना ही टाइम किसी बॉडी को लगता है ऊपर से नीचे आने में। तो अगर आपको u गिवन है और आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो t इज इक्वल टू u बाई जी सेकेंड नीचे से ऊपर जाने में, एंड अगेन t इज इक्वल टू u बाई जी सेकेंड बॉल को वापस ऊपर से नीचे आने में। ये बात आपको सबको समझ में आ गई अच्छी तरीके से, ये बात सबको क्लियर हो गई। अच्छा एक बात बच्चों ध्यान देना, नोट कर लिया सभी लोगों ने, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो, रफ कर दिया जाए। T is the time taken by the body in which it goes from ground to top, and again T is the time taken by the body in which it goes from top to ground. अब एक बात बच्चों इसमें ध्यान देने वाली है, कौन सी बात ध्यान देने वाली है, बात तो सारी ध्यान देने वाली होती है। टॉपिक को बिल्कुल बहुत जल्दी ना उड़ाया करो, ऐसा तब सही रहता है जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो आप स्पीड से बढ़ जाएं रिवीजन के तौर पे। लेकिन अगर आप अभी अच्छी कमांड नहीं है काइनेमेटिक्स में या मोशन इन बॉडी में, तो चीजों को समझने की जरूरत है। जैसे हम लोगों ने कहा कि कोई भी एक बच्चा, शैतान बच्चा ठीक है, चाइल्ड किसी भी पत्थर को, स्टोन ऊपर की ओर उछालता है, क्लियर, और वापस इसको फिर से वो कैच कर लेता है। शैतान बच्चा, पत्थर नहीं उछालना चाहिए इसको, लेकिन ये नहीं मानता और ये उछालता है और ये वापस उस स्टोन को फिर से कैच कर लेता है। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट गिवन हो कि कोई प्लेयर किसी बॉल को ऊपर की ओर उछालता है, उछालने के बाद वो बॉल को वापस कैच कर लेता है, ऐसे स्टोन को अगर कोई भी शैतान बालक ऊपर की ओर उछालता है, स्टोन को वो वापस कैच कर लेता है, तो दोनों केस एक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। अगर हम लोग ये लेट कर लें कि T1 वो समय है जितने समय में इस बच्चे ने स्टोन को ऊपर की ओर फेंका, टाइम टेकन बाय स्टोन गोइंग अपवर्ड्स, तो T1 इज इक्वल टू कितना हुआ, u बाई जी सेकेंड, और T2 वो समय है टाइम टेकन बाय स्टोन in which it comes down, then T2 is equal to again u by g सेकेंड। यही तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जितना समय किसी स्टोन को नीचे से ऊपर तक जाने में लगेगा, ठीक उतना ही समय स्टोन को वापस ऊपर से नीचे तक आने में भी लगेगा। यानी दोनों समय क्या होते हैं, बराबर। तो जितने समय में बालक ने, शैतान बालक ने स्टोन को कैच किया, वो है टोटल टाइम इन कैच टू स्टोन, और दैट इज T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, सो u बाई जी सेकेंड प्लस u बाई जी सेकेंड मीन्स कैपिटल T इज इक्वल टू 2u बाई जी सेकेंड। तो बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है,
किसी भी क्वेश्चन में आपसे दो टाइम गिवन हो, एक टाइम नीचे से ऊपर जाने का और दूसरा टाइम ऊपर से नीचे आने का, तो जो टोटल टाइम होता है वो कैपिटल T इज इक्वल टू 2u/g सेकेंड होता है। यहां पर u क्या है? इनिशियल स्पीड ऑफ द स्टोन, जिस स्पीड से स्टोन को या बॉल को ऊपर की ओर उछाला गया उस स्पीड को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? u। ये बात क्वेश्चन में आ गई क्या? तो अगर कभी भी आपसे कहा जाए कि किसी बॉल को हमने ऊपर की ओर उछाला, बताइए वो कितने समय बाद वापस हमारे हाथों में आएगी? तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फार्मूला हमको क्या लगाना पड़ेगा? T इज इक्वल टू 2u/g सेकेंड। और अगर एक टाइम का एक तरफ का समय पूछता तो T इज इक्वल टू u/g सेकेंड, दूसरे तरफ का तो u/g सेकेंड, तो टोटल टाइम अगर होगा तो T इज इक्वल टू 2u/g सेकेंड। सब समझ में आ गया अच्छी तरीके से? तो जितना टाइम लगता है बॉल को नीचे से ऊपर जाने में, उतना ही टाइम वापस बॉल को लगता है ऊपर से नीचे आने में। तो जितनी भी प्रॉब्लम ऐसी हो जहां पर कैच का कॉन्सेप्ट हो या ऐसा कुछ भी दिया जाए, वहां पर हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे? कैपिटल T इज इक्वल टू 2u/g सेकेंड। नोट कर लें कॉपी में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको तैयार होना चाहिए।